पहला क्वेश्चन है, सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जौनपुर को सिराज ए हिंद या फिर पूर्व का सिराज की संज्ञा भी दी जाती है। थोड़ा सा हम जौनपुर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1358 या फिर 1358 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई थी। अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जूना खां था, उसकी स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो सार्की वंश का एक राजा था इब्राहिम शाह, इसके काल में इसे पूर्व का सिराज कहा जाता था, क्योंकि इसके काल में कला संस्कृति का काफ़ी अधिक विकास हुआ था। तो ये सारी डिटेल जो हमारी यूपी जीके की सीरीज़ चल रही है उसमें हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर की हुई है। तो यदि आपने मेरे यूपी जीके के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी यूपी जीके की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और सारे लेक्चर आप वहाँ पर सीरीज से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल है, जो इसमें हमें हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ताजमहल था, इसके आर्किटेक्ट या फिर वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे या फिर आर्किटेक्ट थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1858 या फिर 1858 का महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, कहाँ पर पढ़ा गया था? तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आपको पता ही होगा, इलाहाबाद में दरबार लगाया गया था और यहाँ पर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। थोड़ा हम इसको समझ लेते। देखिए 1 नवंबर 1858 को, है ना, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इलाहाबाद दरबार लगाया गया था। और जो उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने एक घोषणा पत्र पढ़ा था महारानी विक्टोरिया का। देखिए हुआ क्या था, आपको पता होगा, है ना, 1857 की क्रांति के बाद जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, जो अपने यहाँ पर प्रशासन का संचालन कर रही थी, तो उसको समाप्त कर दिया जाता है और पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन का यहाँ पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो इसी की घोषणा करने के लिए 1858 में इलाहाबाद में दरबार सजाया जाता है और लॉर्ड कैनिंग, ये जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1858 की क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए कुंवर सिंह भी हैं, आपको पता होगा। कुंवर सिंह जो थे, इन्होंने बिहार से अपना प्रतिनिधित्व किया था 1857 की क्रांति में। इसके अलावा बेगम हजरत महल भी है, इन्होंने लखनऊ से अपना प्रतिनिधित्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला थे, इन्होंने फैज़ाबाद से अपना प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा जो उधम सिंह थे, इनका 1857 की क्रांति से कोई संबंध नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उधम सिंह, है ना। उधम सिंह के बारे में आपने जानते होंगे, अभी इनके बारे में मूवी भी आई थी। इन्होंने जो जनरल डायर थे, इनको ब्रिटेन में जाकर के गोली मारी थी, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसका बदला लेने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है या फिर शक्कर का प्याले की संज्ञा दी जाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक होता है। आपको पता होगा जो उत्तर प्रदेश है गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है या फिर प्रथम स्थान पर आता है। और आपको पता है गन्ने से ही शक्कर बनती है, फिर शुगर बनती है ना। तो इसी कारण से शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, इसके अलावा कुल खाद्यान्न हो गया, आलू हो गया, इन सभी फसलों में प्रथम स्थान पर आता है पूरे देश में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? तो पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको डिटेल बताई थी कि जो जौनपुर नगर है, ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जूना खां भी था, फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था, इसकी याद में ही फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो बुंदेलखंड का पठार, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए जब मैं आपको ये मानसून पढ़ा रहा था उत्तर प्रदेश का, या फिर जलवायु पढ़ा रहा था, क्लाइमेट पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। जो उत्तर प्रदेश के, आप यदि यूपी के मैप में लोकेशन देखेंगे तो वो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है ना। और मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश है इसके उत्तर पूर्व हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है। और चूंकि गोरखपुर उत्तर पूर्व में स्थित है, इस कारण से यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। लगभग 184.7 सेंटीमीटर हमें वर्षा देखने को मिलती है। और न्यूनतम वर्षा की बात की जाए तो मथुरा में हमें न्यूनतम वर्षा देखने को मिलती है 54.4 सेंटीमीटर।
ठीक है, देखिए मथुरा में कम वर्षा क्यों होती है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में स्थित है ना, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है। और ये उत्तर पूर्व में है, इसलिए यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो ये सारी डिटेलिंग मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कब दर्ज की गई थी, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 से लेकर के 2001 की जो दशकीय वृद्धि थी, ये सर्वाधिक दर्ज की गई थी। करीब 25.85% की दशकीय वृद्धि हमें देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो गौतम बुद्ध नगर है, डी आंसर हो जाएगा। उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद था 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। और न्यूनतम कौन सा था? तो न्यूनतम था श्रावस्ती, है ना। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो बुंदेलखंड का पठार है ये। ठीक है, ये प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र आपको पता ही होगा, दक्षिणी पठारी भूभाग है और ये कैम्ब्रियन युग में विंध्य क्रम की शैलों से निर्मित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, आपको पता ही होगा। जो पूरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसमें कुछ उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा आता है, तो ये पूरा गोंडवाना लैंड का भाग है। आपको पता होगा प्राचीन आज से करीब 25 करोड़ वर्ष पहले एक ही महाद्वीप था जिसको पैंजिया बोलते थे, है ना। फिर करीब 20 करोड़ वर्ष पहले ये दो भागों में टूटा, ऊपर वाले को बोला गया अंगारा लैंड, नीचे वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड। और इसी गोंडवाना लैंड का भाग था हमारा भारत या फिर प्रायद्वीपीय पठार, और उसी का हिस्सा है हमारा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए तराई क्षेत्र भी है उत्तर प्रदेश में, हिमालय नहीं है ना, हिमालय का क्षेत्र नहीं आता है। इसके अलावा गंगा यमुना का मैदान भी है और बुंदेलखंड का पठार भी है। तो हिमालय का क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आता। जब उत्तराखंड मर्ज था हमारे उत्तर प्रदेश में, है ना, या फिर उत्तरांचल मर्ज था, उस समय हमारे क्षेत्र में हिमालय आता था, लेकिन वर्तमान में हिमालय का क्षेत्र नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भांवर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? ठीक है, तो आपको पता होगा भांवर, मैंने जब फिजिकल डिवीज़न आपको उत्तर प्रदेश का पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था फिजिकल डिवीज़न के अंतर्गत भांवर होता है, फिर तराई होता है, बांगर होता है, खादर होता है। इस प्रकार से 4 क्षेत्र पढ़ाए थे। जो पहला वाला होता है, जो पथरीला क्षेत्र होता है या फिर ककरीला क्षेत्र होता है, उसको हम बोलते हैं भांवर प्रदेश, है ना। जब हिमालय से या फिर शिवालिक से नदियाँ नीचे उतरती हैं तो अपने साथ जो भी पत्थर, चट्टानें, कंकड़ पत्थर बड़े बड़े लाती हैं, उनको यहाँ पर गिरिपाद प्रदेश में डिपॉजिट कर देती हैं और इसी क्षेत्र को कहा जाता है भांवर, है ना। यहाँ पर और क्या विशेषता होती है? यहाँ पर नदियाँ आकर के विलुप्त हो जाती हैं। इसके अलावा ये जो क्षेत्र ना कृषि योग्य होता है ना उपजाऊ होता है। तो ये सारी डिटेलिंग मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है, आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 912 लिंगानुपात था उत्तर प्रदेश का 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए तो जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था 2011 में, और न्यूनतम कहाँ किया गया था? तो गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 67.68 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, है ना। इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता थी कितनी थी? 67.7% के अप्रॉक्स थी, है ना। इसके अलावा सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा था? तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला नगर था। और सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा था? तो श्रावस्ती सबसे कम साक्षरता दर वाला नगर था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो इनमें से देखा जाए तो तराई क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलती है, तो ए आंसर ही उसका हो जाएगा, है ना। इन चारों में से तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। देखिए मैंने आपको बताया था जब मैं आपको उत्तर प्रदेश पढ़ा रहा था कि जब उत्तर प्रदेश में, यदि मान लीजिए मैं आपको इस प्रकार से मैप बना दूँ, तो जब यहाँ पर मानसून इंटर करता है तो दो शाखाओं में ये बढ़ता है। एक तो ऐसी आपकी सीधी चली जाती है एक शाखा, है ना। इसके अलावा एक शाखा कैसे आती है? यहाँ शिवालिक से टकराती है और वापस आती है। ठीक है, तो ये शिवालिक से टकरा के जब वापस आती है तो यहाँ पर तराई जो क्षेत्र है यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है ना। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराए थे, तो तराई क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में सामान्यता क्या होता है? तो देखिए पूर्व ये है ना, ईस्ट ये है और ये वेस्ट ये है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे हवाएं चलती हैं तो इनमें जो हवाएं होती हैं इनमें आर्द्रता कम होती जाती है और वर्षा की मात्रा में भी कमी हमें देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी, वर्षा कम होती जाती है। देखिए जैसे जैसे
जैसे हवाएं पश्चिम की ओर इस प्रकार से बढ़ेंगी, वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है, क्योंकि जो हवाएं होती हैं वो आर्द्रता खो देती हैं। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया एक शाखा आपकी ऐसी पश्चिम की ओर निकल जाती है और एक शाखा ऐसे उत्तर की ओर जाती है, शिवालिक से टकरा के वापस आती है ना। जैसे जैसे शिवालिक से टकरा करके दक्षिण की ओर आती है तो यहाँ पर भी आर्द्रता में कमी होती है और हवा और वर्षा की मात्रा में कम होती जाती है ना। इस कारण से जो उत्तर प्रदेश का ये वाला रीजन है या फिर ये तराई वाला रीजन है, यहाँ पर अधिक वर्षा देखने को मिलती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें कम वर्षा देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि या फिर वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो सोनभद्र जिला है, ये सबसे नम भूमि या फिर वेटलैंड वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास जी टंडन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, पहले अध्यक्ष या फिर स्पीकर हम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक जो प्रभावित जिला है वो कौन सा है? तो अवनालिका अपर्दन मैंने कई बार आपको बताया है कि जो नदी होती है वो बड़े बड़े खड्डों का या फिर बीहड़ों का निर्माण करती है, उसको हम बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। और पूरे भारत में जो चंबल नदी है, ठीक है, ये अवनालिका अपर्दन या फिर गली अपर्दन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो इटावा जिला है ना। इटावा जिला के अलावा और भी हैं, जैसे आगरा हो गया, जालौन हो गया, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है ना। तो आपको याद रखना है चंबल नदी करती है और इटावा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो यदि हम वायु अपर्दन की बात करें तो जो पश्चिमी क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश का वो सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, और जिलों की बात की जाए तो मथुरा हो गया और आगरा हो गया है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है विंड इरोजन या फिर वायु अपर्दन से। इसके अलावा जल अपर्दन से सबसे ज़्यादा कौन सा प्रभावित क्षेत्र, जो तराई क्षेत्र है वो जल अपर्दन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि जो तराई क्षेत्र है वो जल अपर्दन या फिर जो वाटर के द्वारा इरोजन होता है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियां हैं? तो बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार होती है। मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की मिट्टी होती है जलोढ़ में भी, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। जो खादर होती है ये नवीन जलोढ़ होती है ना, इसका हर साल नवीनीकरण होता है, और जो बांगर होती है ये पुरानी जलोढ़ होती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ खादर होती है, इससे थोड़ा कम होती है उपजाऊ कौन सी, बांगर, है ना। दोनों ही जलोढ़ के उदाहरण हैं। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी को कॉप मृदा बोलते हैं, कछारी मृदा बोलते हैं, एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी ही होती है। ये भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिट्टियाँ निम्न में से कहाँ पर पाई जाती हैं? तो जो लाल मिट्टी है ये मिर्ज़ापुर और झांसी वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। खासतौर पर देखेंगे तो जो बुंदेलखंड रीजन है या फिर विंध्य चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अलावा ये जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। इसमें कौन सी फसलों की खेती की जाती है? मोटे अनाज हो गए, दलहन हो गई, है ना, इसके अलावा तिलहन हो गई, तो इन फसलों की खेती इसमें की जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने के कौन से कारण हैं? है ना, सबसे पहले ऊसर क्या होता है ये समझ लीजिए आप। ऊसर भूमि होती है, इसी को हम बंजर भूमि भी बोलते हैं। इसमें लवणों की बहुत ज़्यादा अधिक होती है, खासतौर पर जो सोडियम लवण होते हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा अधिकता होती है। इस कारण से फसलों का उत्पादन भी काफ़ी कम होता है। तो बंजर भूमि को ही ऊसर भूमि बोलते हैं। तो जल निकासी का उचित प्रबंध ना होना, लवण युक्त जल सिंचाई, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, इन सभी के कारण से भूमि ऊसर या फिर बंजर हो जाती है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो आपको पता होगा जो राजस्थान से लगा हुआ एरिया है, पश्चिमी भाग है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर हमें मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। खासतौर पर जो मरुस्थलीय मृदा ये कहाँ देखने को मिलती है? जो शुष्क क्षेत्र होते हैं या फिर जो अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर हमें मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। यदि हम जिलों की बात की जाए तो मथुरा हो गया, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, इन क्षेत्रों में हमें मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर मोटे अनाजों की खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की एक पेयजल परियोजना है? तो इनमें से कौन सी पेयजल परियोजना है? तो देखिए, जो गोकुल बैराज परियोजना है ये पेयजल परियोजना है। ये मथुरा में गोकुल के समीप यमुना नदी पर इस परियोजना को बनाया गया है। तो आपको याद रखना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कराई थी लेक्चर्स में, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो हथनी कुंड परियोजना है यह यमुना नदी पर स्थित एक परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा एक बात आपको याद रखना, ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके अलावा दिल्ली, यूपी
और राजस्थान। तो ये 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसे ताजेवाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ताजेवाला परियोजना या फिर हथनी कुंड परियोजना, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1872 या फिर 1872 में इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, माता टीला बांध, बेतवा नदी बिल्कुल सही है। रिहंद बांध, रिहंद नदी बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई, बेतवा नदी, ये भी बिल्कुल सही है ना। राजघाट जो बांध है ये गलत हो जाएगा, ये यमुना नदी पर नहीं है, ठीक है। ये भी किस पे है? ये भी बेतवा नदी पर स्थित है, तो ये बात आपको याद रखना है। यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है राजघाट बांध। इसके अलावा इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो ललितपुर में, यूपी ललितपुर में इसका निर्माण कराया गया है। 1958 में इसका निर्माण कराया गया था, तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। पीलीभीत जिले के अंतर्गत ये आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खातिमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? तो जो खातिमा जल विद्युत केंद्र है ये शारदा नहर, बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, शारदा नहर पर स्थित है। यह प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी यदि लंबाई की बात करूँ तो 12,368 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। इसकी शाखाओं और प्रशाखाओं सहित, देखिए शाखा प्रशाखा क्या होती है? एक मान लीजिए नहर होती है, जैसे मान लीजिए एक मेन नहर है ना, इसकी बहुत सारी शाखाएं भी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई क्षेत्र है तो इसको जोड़ दिया गया, फिर इससे यहाँ पर जोड़ दिया गया, तो इसकी शाखाओं और प्रशाखाओं के सहित इसकी जो लंबाई है ये कितनी है? 12,368 किलोमीटर, आपको याद रखना है। सबसे लंबी नहर है ये प्रदेश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो जो मिडिल हिमालय या फिर मध्य हिमालय है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और ये आगे जाकर के किस में मिलती है? घाघरा नदी में जाकर के मिलती है, या फिर ये घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है ना, स्थित नहीं है की बात की जा रही है। तो देखिए, कानपुर भी दाहिने पर है, हरिद्वार भी दाहिने पर है, प्रयागराज भी दाहिने पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो वाराणसी है ये इसके गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम या फिर ओरिजिनल हिमालय से नहीं हुआ है? तो देखिए, शारदा भी हिमालय से निकलती है, रामगंगा भी हिमालय से निकलती है, और यमुना भी हिमालय से निकलती है। जो गोमती है ये मैदानी क्षेत्र से इसका ओरिजिन होता है, यूपी से, ठीक है। इसके अलावा फुलहर झील जो पीलीभीत जिले में अभी मैंने डिस्कस कराई थी, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, कल्याणी जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, चंबल भी इसकी सहायक है, बेतवा भी है, और कैन भी इसकी सहायक नदी है। तीनों कहाँ की है? मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, मध्य प्रदेश रीजन से निकलती हैं और यमुना में आकर के मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में काफ़ी लोकप्रिय था लेकिन वर्तमान में पारिस्थितिकी तंत्र का इसको आतंकवाद माना जाता है? तो कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये वाला। तो जो यूकेलिप्टस का वृक्ष होता है इससे क्या बोला जाता है? इसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवाद कहा जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो आपको पता ही होगा, करीब 33.33% या फिर हम बोलें 1/3 क्षेत्रफल पर वन होने आवश्यक हैं। जो ये भारत की वन नीति आई थी उसमें ये चीज़ डिसाइड की गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो वन से संबंधित सब्जेक्ट है ये समवर्ती सूची का हिस्सा है ना। इससे पहले ये राज्य सूची का हिस्सा होता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों से या फिर वृक्षों से आच्छादित है? ठीक है, तो देखिए, यदि उत्तर प्रदेश का लगभग देखा जाए तो यहाँ पर 6.15% या फिर इसका लगभग 7 आंसर हो जाएगा। 6.15% जो भाग है 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लगभग 7% जो भूभाग है वो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनों से या फिर वृक्षों से आच्छादित है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है ना। इसके अलावा वनों का लगभग क्षेत्रफल कितना है? 14,817 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर उत्तर प्रदेश में वन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस क्षेत्र या फिर किस जिले में हैं? तो इसका आंसर जो है सोनभद्र जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम किस में पाया जाता है? तो जो संत रविदास नगर है, संत रविदास
नगर यहाँ पर न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, मैक्सिमम सोनभद्र में और मिनिमम संत रविदास नगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो जो चिपको आंदोलन काफ़ी फेमस हुआ था, आपको पता है, वनों की कटाई से संबंधित था, आपको पता ही होगा। 1973 में तत्कालीन जो आप देखेंगे उत्तराखंड रीजन अभी तो अलग है यूपी से, पहले मर्ज था यूपी में, तो उस टाइम ये हुआ था। जो ये पूरा आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, इसमें स्त्रियों ने बहुत ही बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था ना। इसमें क्या हुआ था, जितने भी ये लोग थे वृक्षों से चिपक गए थे ताकि इनकी कटाई ना की जा सके। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा वगैरह जो पर्यावरणविद थे इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग करके किसका आकलन किया जाता है ना इनमें से? तो ए ऑप्शन है, विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या का आकलन किया जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जितने भी जीव जंतु होते हैं, है ना, उनकी जनसंख्या का आकलन करने के लिए पशुओं के पद चिन्हों की सहायता से उनकी जनसंख्या व उनकी पहचान की जाती है। तो ए आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, आपको याद रखना है पगमार्क तकनीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा नेशनल पार्क किस जनपद या फिर जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। आपको पता होगा एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क। 1968 में इसकी जो स्थापना हुई थी दुधवा पशु विहार के रूप में हुई थी, है ना। वर्तमान में क्या है, एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा देश की बात की जाए तो देश का जो पहला नेशनल पार्क था वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो प्रदेश में सर्वप्रथम किसकी की गई थी? नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। कहाँ पर है ये? उन्नाव जिले के अंतर्गत आता है। इसके अलावा 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और ये प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार इसका नाम है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार या फिर सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू एरिया पक्षी विहार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाखवासी जो पक्षी विहार है प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ये कहाँ पर आता है? ये कन्नौज के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसका एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा है, तो 18.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। एरिया इसका कितना है? तो 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल या फिर एरिया है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी है, वो कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इटावा में बब्बर शेर सफारी को स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है, हरियाणा का यह हिस्सा नहीं है। तो 3 राज्यों के अंतर्गत इसकी प्रशासन की व्यवस्था है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यूपी की ये इटावा और आगरा जिलों के अंतर्गत आता है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो शस्य जलवायु या फिर कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो कितने हैं? 9 भागों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश की जलवायु क्षेत्रों को। इसके अलावा भारत के जो शस्य जलवायु क्षेत्र हैं वो कितने भागों में बांटा गया? तो 15। भारत को 15 शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और उत्तर प्रदेश को 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कृषि जलवायु क्षेत्र भी इनको हम बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए चावल में तो नहीं है, चावल में कौन है? चावल में पश्चिम बंगाल आता है, इसके अलावा मक्का में भी नहीं है, जौ में भी नहीं। तो आलू में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है प्रोडक्शन में। आलू के अलावा आपको पता होगा गेहूं के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम है। तो ये सारी फसलों को आपको याद रखना है, इन सारी फसलों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 15%। देश की जितनी भी कुल कृषि भूमि है उसमें से 15% उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है।
आगे बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो यूपी की सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कराई हुई हैं, है ना। इसके अलावा न्यूनतम किससे लगती है? तो हिमाचल प्रदेश से न्यूनतम बाउंड्री लगती है ना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की टोटल कितने राज्यों से बाउंड्री लगती है? तो आप मैंने याद कराया था 8+1+1, है ना। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश नेपाल। कौन कौन से राज्य हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक है उत्तराखंड, फिर एक हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। तो ये 8 राज्य हो गए। इसके अलावा प्लस एक दिल्ली हो गई जो कि यूनियन टेरिटरी है, और एक देश जो कि नेपाल हम बोलते हैं उसको। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये 8+1+1 8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी और एक देश नेपाल से हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है। और संपूर्ण देश में इकलौता ऐसा राज्य जिसकी सीमा इतने अधिक राज्यों से टच होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है कितने राज्यों से अपनी सीमा स्पर्श करता है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल 4 राज्यों के साथ जो सोनभद्र जिला है, आपको पता होगा दक्षिण में स्थित एक राज्य है, दक्षिण पूर्व में। तो इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और बिहार है। तो ये 4 राज्यों से इसकी बाउंड्री साझा होती है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? तो संतरे की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? सहारनपुर में सर्वाधिक देखा जाए तो संतरे की पैदावार होती है। इसके अलावा लीची की उत्पादन में भी जो सहारनपुर है वो प्रमुख आता है ना। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब से शुरू हुई थी? तो जो किसान बही योजना है 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किससे रिलेटेड है? तो प्रदेश में किसानों को उनकी जोतों की जानकारी उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। इसके अलावा देश की बात की जाए तो देश में जम्मू कश्मीर केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो कोयले के भंडार है उत्तर प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपको पता होगा, है ना। इसके अलावा सर्वाधिक जो कोयला हमारे पूरे भारत में निकाला जाता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। आपको याद रखना है, मैक्सिमम जो कोयला हम निकालते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकालते हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम कोयला निकाला जाता है वो विटुमिनस प्रकार का निकाला जाता है, जो कि सेकेंड कैटेगरी का कोयला है ना। सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है पहले नंबर पर, सेकेंड नंबर पर आता है विटुमिनस, जो कि सर्वाधिक मात्रा में भारत में निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, अभ्रक जो है अधात्विक खनिज होता है ना, ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेणुकूट जाना जाता है। तो रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है ना। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट इसका अयस्क है, आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा बांदा, चंदौली, वाराणसी, चित्रकूट, इन जिलों में मुख्यतः एल्यूमिनियम या फिर बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र जिले में डोलोमाइट के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा जो डोलोमाइट है वो किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का ये अयस्क है, आपको याद रखना है। इसके अलावा सोनभद्र के कजराहट वाले एरिया में या फिर क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसके अलावा चूने पत्थर में यदि 10% से अधिक मैग्नीशियम पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डोलोमाइट बोलते हैं। और यदि 45% से ये करीब अधिक है, इसको हम शुद्ध डोलोमाइट की संख्या देते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर है या फिर यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ललितपुर में, यहाँ पर ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम का अयस्क एक मुख्य अयस्क है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना। पिच ब्लेड इसका एक अयस्क है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा झारखंड में यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है, और एक जादूगोड़ा खान है जो कि यूरेनियम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आपको वो भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो उसकी देखिए, तांबा ग्रेफाइट उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, लाइमस्टोन डोलोमाइट ये भी नहीं होगा, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नरोरा में किया गया है। आपको याद रखना है परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? नरोरा उत्तर प्रदेश में है। एकमात्र परमाणु केंद्र है उत्तर प्रदेश का। और ये कहाँ पर है? बुलंदशहर। एक बात आपको याद रखना है, बुलंदशहर में ये स्थित है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है ना? इसमें से सही कौन सा है ये हमें देखना है। तो देखिए, सिंगरौली जल शक्ति स्टेशन यहाँ पर नहीं है, गलत हो जाएगा ये। इलाहाबाद एल्यूमिनियम का परिष्करण यहाँ पर नहीं होता है। मथुरा में तेल शोधन कारखाना है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आंसर इसका हो जाएगा 63 का। मथुरा में तेल शोधन शाला है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा नरोरा में ताप विद्युत संयंत्र है, तो ये भी गलत है ना। नरोरा में अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर क्या है? नाभिकीय संयंत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ठीक है, तो जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना सोवियत संघ या फिर जो यूएसएसआर था उसकी सहायता से की गई थी। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और कहाँ पर है ये? तो सोनभद्र जिले में है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, सोनभद्र जिले में ये स्थित है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो 1288 मेगावाट विद्युत का प्रोडक्शन यहाँ से होता है। ठीक है, और कोयले की आपूर्ति कहाँ होती है? चूँकि सोनभद्र क्षेत्र में है ये, तो जो सिंगरौली क्षेत्र है वहाँ से इसको कोयले की आपूर्ति होती है। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामपुरा भारत का पहला गांव है जो कि अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला गांव बना है। तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित है रामपुरा गांव। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, रामपुरा गांव जो कि पहला सौर ऊर्जा प्लांट जहां पर लगा है तो वो उत्तर प्रदेश का ही एक गांव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहां पर की गई है? तो इसको आपको पता होना चाहिए, जो शाहजहांपुर है ना, रोज़ा इसको बोलते हैं हम, रोज़ा ताप विद्युत स्टेशन भी बोलते हैं। तो ये शाहजहांपुर के अंतर्गत है और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 1200 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जब हुई थी तो आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, परंतु 2006 में इसको रिलायंस ग्रुप के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में से कौन सा जो संयंत्र है इनमें से वो गैस आधारित संयंत्र है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। देखिए, जो औरैया है, ठीक है, ये भी गैस आधारित है। दादरी है, ये भी गैस आधारित है। इसके अलावा एक और है आंवला, है ना। ये तीनों हैं जो गैस आधारित हैं। बाकी टाडा हो गया और ऊंचाहार हो गया, है ना, ये कोयला आधारित है। तो आपको याद रखना है 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, 1 और 2, मतलब औरैया और दादरी जो संयंत्र हैं ये गैस आधारित संयंत्र है ना। यहाँ पर गैस के द्वारा यहाँ पर विद्युत बनाई जाती है। इसके अलावा जो टाडा हो गया, ऊंचाहार हो गया, सिंगरौली हो गया, रिहंद हो गया, ये सारे कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको डिटेल याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास जी जो टंडन थे ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर या फिर प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना? ठीक है, जब यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश नाम रखा हमारे राज्य का, तो उस समय पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, होमरस जी फिरोज शाह जी मोदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर थे। तो ये बात आपको याद रखनी है ना। आपको पता होगा 24 जनवरी 1950 हमारे राज्य को उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा था, है ना। इसके पहले हम इसको क्या बोलते थे? यूपी ही बोलते थे, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। और फिर बाद में इस डेट को क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, है ना। तो यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आगे डिस्कस करते हैं, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1866 में, है ना। 1861 में अधिनियम आया था, आपको पता होगा। तो इसके तहत 1866 में हमारे यहाँ हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसको आगरा में स्थापित किया गया था और बाद में आगे चल करके 1869 में इसको इलाहाबाद या फिर वर्तमान में इसको हम प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ पर शिफ्ट किया गया। इसके अलावा इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? तो लखनऊ में हाई कोर्ट की खंडपीठ है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और डिटेल में आपको बता दूँ कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा यदि किसी हाई कोर्ट में जज हैं तो वो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यहाँ पर 160 न्यायाधीशों की संख्या है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। संपूर्ण देश में सर्वाधिक न्यायाधीश यदि किसी हाई कोर्ट में है तो वो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में है, जो कि लखनऊ, जो कि इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में स्थित है।
इसके अलावा देश में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट टोटल देश में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस कौन थे? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, विधु भूषण मलिक थे। ये विधु भूषण मलिक स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या फिर शिल्पी किसे कहा जाता है? तो B.R. मेहता या फिर इनका फुल नेम क्या था? बलवंत राय मेहता। ठीक है, 1957 में ये कमेटी बनी थी, आपको पता होगा, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड थी और इसने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था के बारे में बताया था। जो वर्तमान में हम देखते हैं पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, तो वो इसी कमेटी B.R. मेहता कमेटी के द्वारा ही सुझाव दिया गया था इस व्यवस्था का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9, है ना। डी आंसर इसका सही हो जाएगा, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसका आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 243 इसके संबंध में है, पंचायती राज के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये आगरा में स्थापित किया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो ये किसके लिए जाना जाता है? छपाई फार्मा उद्योग के लिए जो फर्रुखाबाद है ये जाना जाता है, तो ये आपको फैक्ट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी, 1960 में की गई थी। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों, ठीक है, तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को शामिल करना या फिर स्थापित करना और रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसको मजबूत करना। तो ये सभी इसके उद्देश्य थे, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नोएडा में स्थित है इसका सबसे बड़ा केंद्र, है ना। इसके अलावा आपको पता होगा नोएडा प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसके अलावा प्रथम औद्योगिक शहर भी है, ठीक है। इसके अलावा देश का दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र या फिर हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में स्थित है, तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए नोएडा सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग बिल्कुल सही है, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग ये भी सही हो जाएगा, गोरखपुर में खेलकूद तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वाराणसी रेशम उद्योग ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो खेलकूद का सामान बनाया जाता है वो फिरोज़ाबाद में बनाया जाता है, फिरोज़ाबाद, तो ये डिटेल आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, यही सही सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा तेल शोधक संयंत्र भी मथुरा में, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी या फिर पीतल की नगरी भी कहा जाता है? तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुरादाबाद को पीतल नगरी या फिर पीतल की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यह देश और विदेश में अपने पीतल के बेहतरीन उत्पादों के लिए जाना जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है या फिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार नहीं है, ये शहरी महिलाओं को रोजगार ये भी नहीं है, विकलांग व्यक्तियों को तो ये भी नहीं है, महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराना या फिर उनको प्रदान करना, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा। 1996 से ये योजना स्टार्ट हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसे प्रोत्साहित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी और विदेशी उत्पाद, है ना। जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना है, इसका लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश की स्वदेशी और विदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? तो ग्रीन कार्ड आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, परिवार नियोजन से इसका संबंध है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोपरा, सहारनपुर और मेरठ के जो अशोक के स्तंभ लेख थे, इनको दिल्ली किस शासक के द्वारा लाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है हिस्ट्री का, है ना, और यदि आप यूपी की हिस्ट्री भी देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये दो स्तंभ लेखों को दिल्ली में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, गुप्तकालीन पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है भीतर गांव मंदिर, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, ये कहाँ पर किए थे? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन ने अपने 2 प्रमुख जो धर्म सम्मेलन थे इनका आयोजन किया था। आपको पता होगा हिस्ट्री में वर्धन वंश का एक महान शासक था हर्ष, तो इसने कन्नौज और प्रयाग में 2 धर्म सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सी आंसर हो जाएगा। 4th स्थान आता है। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। सेकंड पर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है हमारा यूपी और फिर 5th नंबर पर आता है गुजरात, है ना। तो ये 5 राज्य आपको पता होने चाहिए, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर इस प्रकार में जमाने को दे देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा? है ना, तो 24 जनवरी 1950 से हमारा जो राज्य है इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, यूपी। इसके पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, तो ये डिटेल आपको पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अभी मैंने आपको बताया 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, इसके पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस यूपी कहा जाता था। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर निवास करते हैं, है ना। तो ये फैक्ट है, आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार डेटा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको यूपी जीके में पढ़ा रखी हैं, तो यदि आपने मेरे यूपी जीके के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी यूपी जीके की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो भारत कला भवन कहाँ पर है? सी आंसर हो जाएगा इसका, वाराणसी में ये स्थित है, ठीक है। देखिए 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो भारत कला भवन है यह भारत के विशालतम चित्रकला संग्रहालयों में से एक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया? तो चित्रकला की मुगल शैली थी, इसका आरंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था, सी आंसर इसका हो जाएगा। इसके अलावा इसको आगरा शैली के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ में ये स्थित है, आपको याद रखना है, राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय। देखिए 1911 में लखनऊ में कला शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखिए एग्जाम में आया हुआ है। तो ब्रजभूमि से संबंधित है ये वाला नृत्य, तो आपको याद रखना है चरकुला नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ब्रजभूमि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठुमरी गायिका जो गिरिजा देवी है इनका संबंध कहाँ से है? तो आपको पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है, बनारस घराने से इनका संबंध है, ठीक है। ठुमरी के बारे में आपको पता होगा, गाने का एक तरीका होता है जिसको हम ठुमरी गायन बोलते हैं। तो गिरिजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराने से इनका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत की शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में पहला संगीत महाविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, है ना। आप ठीक है, आपको पता ही होगा भारत खंडे जो थे ये मशहूर संगीतकार थे। इसके अलावा ये कहाँ पर है? तो लखनऊ में इसे स्थापित किया गया था 1926 में, तो ये डिटेल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका को निभाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो को श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा जो अमीर खुसरो थे इनका संबंध यूपी से है, यूपी में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इन्होंने 8 सुल्तानों का मध्यकाल में शासन देखा था, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पावर हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? तो आपको पता होगा ये वाराणसी में, तो 4th इसका हो जाएगा। इसके अलावा भारत खंडे संगीत संस्थान अभी मैंने आपको बताया ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसके अलावा निराला आर्ट गैलरी ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, है ना।
तो बी दूसरा इसका हो जाएगा और राजीव गांधी इसका हो जाएगा पहला। तो इसका आंसर हो जाएगा 4321, है ना। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में। भारत खंडे लखनऊ में, अभी मैंने आपको बताया था। निराला आर्ट गैलरी जो है ये कहाँ पर है? तो ये इलाहाबाद में है। इसके अलावा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो ये रायबरेली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सी सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा 1875 में, है ना, जब अलीगढ़ आंदोलन हुआ था, तो जैसे ब्रिटेन में कैम्ब्रिज जैसी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, उनकी ही तर्ज पर मुस्लिमों को शिक्षित करने के लिए, तकनीकी शिक्षा देने के लिए, आधुनिक शिक्षा देने के लिए, अंग्रेजी की शिक्षा देने के लिए इन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है।